कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी का एमएलए है, उसके ऊपर रेप का मुकदमा है, साथ ही मर्डर का भी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने तो उसे सजा दिया, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया कुछ शर्तों के साथ। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। अब समझिए क्या हाई कोर्ट के जज गलत किए। सोशल मीडिया में ये खूब हो जाता है कि हाई कोर्ट के जज ने गलत कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही किया। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो किसी भी जज पे इस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा कोई टीका टिप्पणी मत करिए, अदरवाइज आपको जेल हो सकती है। तो थोड़ा सा ये सेंसिटिव मामला है। यह केस जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट सही से संज्ञान करे तो यह केस देश के लिए लॉ चेंजिंग केस हो सकता है। लॉ चेंज किस केस में होगा? लॉ चेंज होगा इस केस में कि जहां पे वर्ड यूज किया गया है पब्लिक सर्वेंट, कि एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इसी बेस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि एमएलए एमपी को भी होना चाहिए, इस पे विचार किया जाएगा। लॉ नहीं कहता है, कौन सा लॉ? आईपीसी नहीं करता है। और पॉक्सो एक्ट का जो डेफिनेशन है वो भी आईपीसी से लिया गया हुआ है। तो इस दोनों जगह पे वो पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता है। जबकि जब आप पढ़िएगा तो एक नंबर पे जो अगर नॉर्मल मतलब साधारण सा जो कांस्टेबल है वो पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, बट एमएलए एमपी को पब्लिक सर्वेंट से बाहर रखा गया है। तो ये चेंज हो सकता है। अब पब्लिक सर्वेंट नहीं है कुलदीप सिंह सेंगर, तो यहाँ पे वो बेनिफिट मिल जाता है उनको। अब जो किसी जज के सामने, जो सिस्टम के सामने जो सबूत रखा गया, उस सबूत को जब समझिएगा तो या तो आप, अगर ये जजमेंट गलत होता है दिल्ली हाई कोर्ट का, तो बड़ा सोचने की बात है कि इस देश की कानून व्यवस्था क्या है कि पूरे का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। स्कूल का रजिस्टर लड़की की एज के लिए, आरएमएल लखनऊ का रिपोर्ट, एम्स का रिपोर्ट, इवन टेलीकम्युनिकेशन का भी सीडीआर, कितने चीज को मैनेज किया गया होगा अगर ये जेन्युइन होता है तो सबसे पहला जो केस मुद्दा की बात होती है, इसको जब आप जजमेंट पढ़िएगा, ये 53 पेज का जजमेंट है। और इस जजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए, इस लड़की का डेट ऑफ बर्थ को लेके होता है। ये डेट ऑफ बर्थ का जो केस है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ा कर देता है। मुश्किल खड़ा क्या करता है कि इस लड़की का एक एबीएस पब्लिक स्कूल के सीरियल नंबर 45 में रजिस्टर में जो लड़की का डेट ऑफ बर्थ है वो 17 अगस्त 2001 लिखा हुआ है। अब एबीएस स्कूल में तो 2001 दिया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे जाइएगा तो फिर इसी बच्ची के गवर्नमेंट स्कूल जो है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, इसमें विक्टिम यानी सर्वाइवर का डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 1998 दिया जा रहा है। कॉन्ट्रा हो गया यहाँ पे। अब इससे भी थोड़ा आगे जाइएगा तो जब ऐसा लगा कि अब क्या किया जाए, ये तो बड़ा मुश्किल की बात हो गई, तो फिर इसको सीएमओ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्नाव के हैं, उन्होंने जो इसका विक्टिम का निकाला डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो एमएलसी 21 जून 2017 को पास हुआ, उस एमएलसी के अनुसार बच्ची का उम्र 19 ईयर्स एंड 5 मंथ्स माना गया। अब जब इतने कॉन्ट्रा हो गए तो केस के लिए मुसीबत था जानना जस्टिस के लिए कि लड़की की एज क्या है। तो यहाँ पे लाया गया आरएमएल हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ,
वहाँ से जो रिपोर्ट आया उसमें सर्वाइवर का एज 18 इयर्स डिटरमाइन किया गया। इन सब को देखते हुए अभी भी जब सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो गवर्नमेंट ने, कानून व्यवस्था ने एम्स के डॉक्टर का सलाह लेता है। एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट किया जाता है एम्स का नई दिल्ली से, और यह जो रिपोर्ट देता है 23 जून 2018 को, उसमें माना जाता है कि 22 जून 2017 को लड़की की एज विक्टिम वाज मोर देन 18 इयर्स, यानी एम्स की भी रिपोर्ट आ जाती। यानी कि अगर ये जजमेंट गलत है तो देखिए कितना मैनेज किया गया होगा, कितने तंत्र लगाए जा रहे हैं, फिर भी कैसे गलत हो जाता है। ये बड़ा सवाल होता है हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश की सरकार और हमारे देश की व्यवस्था पे। उसके बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि स्कूल में जो रजिस्टर था, एडमिशन रजिस्टर, उसमें भी चेंज किया गया, इरेज करके नाम लिखा गया है। अब आगे की बात जब आप देखेंगे इसमें तो बात बनती है कि कॉल रिकॉर्ड की। अब यहाँ पे जो रेप की बात होती है कि 4 जून 2017 को 8 से 8:30 के बीच की घटना मानी जा रही है, लेकिन उस समय कहा जाता है जो सिंगर था, जो एमएलए हैं कुलदीप, वो लगभग अपने उन्नाव सिटी ऑफिस में था, और जो कि जो प्लेस ऑफ रेप है वहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। उससे पहले वह बंदा 12:30 से 12:20 से लेके 8:30 8:45 तक वो उन्नाव सिटी ऑफिस में होता है। उससे पहले वो बंदा अपने रिलेटिव के किसी फंक्शन में जाता है, भाई है उसका कोई। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि जो कुलदीप हैं एमएलए, वो सैमसंग मोबाइल यूज करते हैं जिसमें 2 स्लॉट है सिम का, और उसमें वो एक बीएसएनएल और एक वोडाफोन 2 सिम रखे हुए हैं। बीएसएनएल वाले फ़ोन का लास्ट डिजिट है 5570, और वोडाफोन के मोबाइल नंबर है लास्ट डिजिट 4 डिजिट की अगर बात करूं तो 0151। ये नंबर वो यूज कर रहे हैं, और इसमें एक वो अपना पर्सनल एप्पल का आईफोन यूज करते हैं। ये भी सर्वाइवर, ये भी जो सर्विस प्रोवाइडर है वोडाफोन है, इसका एप्पल में जो सिम लगा हुआ है इसका लास्ट डिजिट है 6161। अब देखिए कितना मुश्किल की बात है। सैमसंग का मोबाइल है, उसमें 2 स्लॉट का सिम है जिसमें एक बीएसएनएल और एक वोडाफोन। एक पर्सनल नंबर वो आईफोन यूज करते हैं, वो नंबर भी वोडाफोन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अब जो सीडीआर का रिकॉर्ड होता है दोनों मोबाइल का, उसको जब सिंक किया जाता है तो जिस दिन रेप होता है 4 जून 2017 को, उस दिन मोबाइल फ़ोन का लोकेशन जो है, वो जो माखी जगह पाया जा, जहाँ पे रेप हुआ माखी करके जगह है, वहाँ पे 7:30 से 8:30 तक है ही नहीं, वो भी लोकेशन इसका नहीं आता है। यहाँ भी एक बड़ी मुश्किल हो जाती है ये समझने की। और उसके बाद देखिए कि एज पर विक्टिम कहती है कि 8 PM to 8:30 PM के बीच रेप होता है, और जबकि वहाँ से 14 किलोमीटर दूर 8:30 पे सीडीआर के अनुसार कुलदीप सिंगर फोन पिक करता है। तो अगर 8:30 तक रेप होता है तो 53 सेकेंड में 14 किलोमीटर नहीं जा सकता है। 14 किलोमीटर मोटा मोटी आधे घंटे में भी, हालांकि
दिल्ली नोएडा में पॉसिबल है, बट मुझे नहीं लगता है उन्नाव में आधे घंटे में कोई बंदा वहाँ पहुँच सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो सीटीआर का रिपोर्ट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट, डेट ऑफ बर्थ का जो रिपोर्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखिए कि जो विक्टिम है उसका 22 जून 2017 को सीआरपीसी के 164 में बयान होता है। उस बयान में जो 4 जून 2017 को रेप होता है, उस बयान में जो विक्टिम है उन्होंने कुलदीप सेंगर का नाम नहीं लिया। इन्होंने 4 जून का रेप होता है, 22 जून को बयान देती हैं 164 में, और 17 अगस्त को जा कर के ये बयान देती हैं जिसमें पहली बार कुलदीप सेंगर का नाम आता है। अब ये भी एक बड़ा आश्चर्य की बात होता है कोर्ट के लिए। कोर्ट क्या करेगा बेचारा, आप खुद सोचिए, कोर्ट क्या कर सकता है इस केस में? जज साहब क्या कर सकते हैं? उनके पास जो सबूत रखा गया है, बड़ा आश्चर्य की बात आपको होगा ना कि 2 महीना के बाद रेपिस्ट का नाम आता है। रेपिस्ट तो फिजिकल पहुंचा होगा रेप के समय पे, तो उसका नाम उसी समय क्यों नहीं आया? फिर देखिए, जो 2 महीना 10 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर को ये चिट्ठी जाती है, ये लड़की चिट्ठी लिखती है और उसमें वो सारी स्टोरी अपनी बताते हैं कि कैसे क्या हुआ, किसके द्वारा ले जाया गया और क्या घटना होती है, वो चीफ मिनिस्टर को बताया जाता है। चीफ मिनिस्टर भी इस पे एक्शन लेते हैं। अब वहाँ पे और आप अगर देखिएगा, जब बच्ची जो सर्वाइवर है रेप, वो जब इंटरव्यू देती है मीडिया को, तो उसके अनुसार वो वहाँ पे कह रही है कि इंसिडेंट जो है वो 6 बजे हुआ है। पहले रिपोर्ट के अनुसार देखिए 8 साढ़े 8 बजे, अब हो रहा है 6 बजे। जजमेंट का पेज नंबर 16 का 20 नंबर पॉइंट ये बात कह रहा है। अब इस तरह से बात जो है ना पूरी की पूरी बिगड़ती चली गई। सीडीआर का रिपोर्ट नहीं हुआ, डेट जन्म का फंस गया, जिसके कारण एज की मुश्किल हुई, जबकि लॉ कहता है कि अगर ऐसे केस में जहां सस्पेंस हो जाता है उस केस में डाउट में बेनिफिट एडल्ट ही मान लिया जाता है, अगर 1-2 साल का डिफरेंस कुछ हो तो। और यहाँ पे आइएगा तो जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह थे इन सबको बुलाया जाता है, सबको कहा जाता है, लेकिन सारे के सारे वकील जितने मतलब सर्वाइवर के अगेंस्ट बयान हो जाता है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बताया कि पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन 5C है वो एक मुश्किल की बात कह देता है कि जो एमएलए एमपी हैं वो पब्लिक सर्वेंट में नहीं आते हैं। और यही चीज, यही डेफिनेशन आईपीसी का सेक्शन 21 कहता है कि एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे सुप्रीम कोर्ट शायद अब एक्शन ले सकती है। और सारे के सारे लोग आज के डेट में कह रहे हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ लॉ में पब्लिक सर्वेंट माना गया है एमएलए एमपी को, कुछ लॉ में नहीं माना जाता है, जैसे खास करके आईपीसी वाले में। तो इस चीज़ को जहाँ तक उम्मीद किया जा रहा है कि शायद हमारे जो जस्टिस हैं ये इसे चेंज कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये जजमेंट होगा, जो भी होता है पब्लिक सर्वेंट वाला जो जजमेंट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। और इसको शायद जैसे कि रेप के डेफिनेशन को चेंज किया गया निर्भया रेप कांड में, उसी तरह से हो सकता है ये डेफिनेशन भी चेंज हो। अब ये सारे जब आधार
जज के सामने, हाई कोर्ट के जज के सामने रखा गया, तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी जिस समय रेप हुआ उस समय ऑलरेडी जो कानून था 7 साल की सज़ा देने का था, जबकि बंदा ऑलरेडी 7.5 साल कैद रह चुका है। इस हिसाब से पॉक्सो मामले वाले के इस केस को उन्होंने जजमेंट दे दिया कि वो बरी हो गए इन तमाम गवाह सबूतों पे। लेकिन रेप हुआ है, बच्चे के मतलब फादर का पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। कितनी मुश्किल की घड़ी है एक मतलब जो सर्वाइवर है उसके लिए, जो विक्टिम है उसके लिए कितनी मुश्किल की घड़ी है। इधर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीज़ देखा कि देश में एक फिर से उबाल हो रहा है निर्भया वाला, तो उसको देखते हुए सीजेआई ने इस केस को फिलहाल इस जजमेंट को एक चीज़ उन्होंने बोला कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं वो अच्छे अनुभवी हैं, अच्छे जानकार हैं, लेकिन इंसान हैं, कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। तो इस आधार को दे करके उन्होंने इस कोर्ट को, इस केस को, इस जजमेंट को रोक दिया। और सेंगर के परिवार, अब फिर उनकी बेटी का स्पीच आया है, बयान आया है कि भाई जो हमारे फादर, बहुत सारे स्पीच उन्होंने दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि अगर मेरे फादर उस लड़की की तरफ देखा भी है तो उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। फैमिली जो तकरार है वो भी है, लड़की जो विक्टिम है उसका जो चाचा है वो भी जेल में बंद है। तो ये सारी चीज़ें देखना ये यहाँ पर है कि कोर्ट और हमारे देश की कानून प्रशासन कितना एक्टिव होकर के इस केस को सुलझा सकता है। क्योंकि निचली अदालत ने सजा दिया, हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, समाज का एक हिस्सा रेपिस्ट के साथ है और एक हिस्सा विक्टिम के साथ है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये इस केस पे जो लोग मतलब स्टडी करने वाले हैं या जो लोग नॉलेज रखना चाहते हैं, थोड़ा सा पैनी नज़र रखिए, इससे पता चलेगा कि इसके जजमेंट जब आएगा तो कहाँ पे लूप होल हुआ है, कितनी बारीकी से इस केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा। और दूसरी बात, उन पेरेंट्स के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, या उन टीचर्स के लिए जो बड़ा केयरलेस हो जाते हैं डेट ऑफ बर्थ स्कूल में डालने में, या पेरेंट्स डेट ऑफ बर्थ डालने में कुछ भी डाल देते हैं, ये एक बड़ी मिस्टेक होती है। तो ये एक सीखने की बात है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन होती है, जब फाइल खुल के फिर से प्रेजेंट होता है केस, तो आप सोचिए कि अगर ये सारे चीज़ें गलत होती हैं, सीडीआर का रिपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, क्यों नहीं लड़की पहली बार कुलदीप का नाम ली, ये तमाम चीज़ अगर झूठ होता है तो बड़ा सरप्राइज होगा कि भारत में कुछ भी हो सकता है अगर पावरफुल व्यक्ति है तो। क्योंकि इतना मैनेज, बीएसएनएल को मैनेज, वोडाफोन को मैनेज, हॉस्पिटल आरएमएल को मैनेज, एम्स को मैनेज, स्कूल, सरकारी स्कूल को मैनेज, प्राइवेट स्कूल को मैनेज, सबको कैसे मैनेज किया होगा, कहाँ कहाँ से कितने मतलब प्रेशर होगा ऑफिसर्स पे, स्कूल के टीचर पे, डॉक्टर्स पे, ये बड़ा मतलब सुन के और सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इंतज़ार करते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, और ये जजमेंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा जानने के लिए। और इस जजमेंट से बहुत कुछ सीखने के लिए है हमारे समाज के सभी लोगों को। तो कि अवेयर होइए कि अगर ऐसा कुछ होता है, कहीं आपको देखने के लिए कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तो बड़ा प्यार से हैंडल करिए, एक एक पॉइंट को पहले लिखिए और इमीडिएट पुलिस को बताइए। क्योंकि जैसे लड़की कहती है कि मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मेरा मोबाइल खो गया, अगर खो गया, छीन गया, उसके बाद भी वो मोबाइल एक्टिव है, उस मोबाइल से फ़ोन किया जा रहा है, तो बच्ची ने सबसे पहले फ़ोन अपने फैमिली को, पेरेंट्स को या पुलिस को क्यों नहीं की। तो बहुत सारे सवाल हैं, इस सारे सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताएगा कि क्या होता है।